Welcome again, student, in the remaining part of the chapter second, planning and development. I am starting this chapter, page number 54. First 5-year plan and second 5-year plan was discussed in first video. One graph is given in this page, allocation in the first and second 5-year plan. इसमें आपको फर्स्ट 5-year प्लान में कितना जो है बजट वो दिया गया था और किस किस फील्ड में दिया गया था। ये जो आपका बार ग्राफ दिया हुआ है इसको आप अपनी नोटबुक में भी बनाएंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है की कंट्रोवर्सीज से पहले आपका इसमें बॉक्स में दिया हुआ डिसेंट्रलाइज्ड प्लान कि जो ये हमारे 5-year प्लान थे वो सेंट्रलाइज नहीं थे, डिसेंट्रलाइज थे। डिसेंट्रलाइज का मीन्स है कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व नहीं थी। द स्टेट हैज़ आल्सो टेकन इनिशिएटिव टू इन्वॉल्व पीपल इन मेकिंग प्लान एट द पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये जो प्लान था ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया गया था। इसको आप रीड कर लेना। फिर की कंट्रोवर्सीज में क्या आएगा कि ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। हमारी कंट्री में एक नया इशू रेज हो गया था एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, क्योंकि फर्स्ट 5-year प्लान एग्रीकल्चर पे बेस्ड था और सेकंड इंडस्ट्री पे। जैसे अभी मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया कि अब ये एक नया इशू हो गया कि एग्रीकल्चर को हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे या इंडस्ट्री को करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री को करेंगे तो एग्रीकल्चर अगर हमारा निगलेक्ट हो गया तो हमारी कंट्री में फूड शॉर्टेज हो जाएगी, और अगर एग्रीकल्चर को करते हैं तो हमारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो वीक हो जाएगा। तो ये एक जो है नई डिस्कशन कंट्री में स्टार्ट हो गई थी। की कंट्रोवर्सीज में क्या है? द मेन कंट्रोवर्सीज इशूज दैट अरोज एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ डेवलपमेंट इन द अर्लियर एरियाज वर ऑफ 2 कैटेगरीज। फर्स्ट एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री एंड सेकंड पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। ये चीज़ें आप पहले क्लियर कर चुके हो। जो पब्लिक सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट का सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है वो इंडिविजुअल सेक्टर होता है। एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, J.C. Kumarappa, who was Gandhian economist, promised an alternative blueprint that would create and emphasize on the rural industrialization. जो ये कुमारप्पा थे ये इकोनॉमिस्ट थे और ये गांधीयन विचारधारा के थे। इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया। चौधरी चरण सिंह, कांग्रेस लीडर, फोर्सफुली articulated the case for keeping agriculture as the center of planning of India। और जैसे जो चरण सिंह थे कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने एग्रीकल्चर को इंडिया की प्लानिंग के लिए सेंट्रलाइज किया। अदर थॉट दैट विदाउट अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देयर कुड बी नो escape फ्रॉम द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अब ये भी जो थॉट आया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिना हम अपनी कंट्री में जो पॉवर्टी का साइकिल है उससे हम नहीं बच पाएंगे। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर क्या था? इंडिया डिड नॉट फॉलो एनी ऑफ द 2 नॉन पाथ टू डेवलपमेंट। इट डिड नॉट एक्सेप्टेड द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया अडोप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ द मॉडल्स वर मिक्स्ड टुगेदर। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है वो बच्चों जानते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर क्या है और पब्लिक सेक्टर क्या है। जैसे अगर हम यूएसएसआर का मॉडल लेंगे तो वो होता है पब्लिक सेक्टर, क्योंकि वहाँ सब कुछ गवर्नमेंट का है, और अगर हम यूएसए वाला मॉडल लेते हैं तो वो होगा प्राइवेट सेक्टर का। उसमें सब कुछ प्राइवेट हैंड में होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। लेकिन दोनों के अपने अपने जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जिसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। ये वाला टॉपिक हम कर चुके हैं अच्छी तरह डिस्कस। लेकिन हमारा कंट्री उस टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन में था, ना तो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडोप्ट कर सकते थे क्योंकि उसके अपने डीमेरिट थे, और ना ही हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को कर सकते थे, उसके भी डीमेरिट थे। तो इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट किया था? मिक्स इकोनॉमी को, जिसमें दोनों ही जो इकोनॉमी है, दोनों ही जो मॉडल है, उसके जो दोनों ही मॉडल को मिक्स करके हमने मिक्स इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट किया था। It did not accept the capitalist mode of development. India adopted the mixed economy where both the model were mixed together. The enlarged public sector produced the powerful Western interest that created enough hurdles of the private capital, especially by way of installing system of license and permits
for investment. Also, the state policy to restrict the import of goods that could be produced in the domestic market with little or no competition left the private sector with no incentive to improve their product and make them cheaper. There were critics who thought that the state did not do enough. They pointed out that state should spend significant amount on public education and health care. कि कुछ लीडर्स ने ये भी पॉइंट आउट किया कि जो गवर्नमेंट है उसको पब्लिक सेक्टर पर इन्वेस्ट करना चाहिए. द स्टेट शुड आल्सो इंटरवेन इन दोज एरियाज वेयर द प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट रेडी टू गो और जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहा है वहाँ पर भी जो गवर्नमेंट को जो पब्लिक सेक्टर है वो वहाँ पर रन करनी चाहिए. तो ये सारी कंट्रोवर्सीज थी. मेन कंट्रोवर्सीज थी दो, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेकंड जो कंट्रोवर्सी थी वो थी पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर. अब नेक्स्ट बच्चों आ गया इसके अंदर आपका जो टॉपिक है ये आपकी फिल्म एक मूवी है उसके बारे में दिया हुआ है, सत्यजीत रे की है, ये भी आप देख लेना. ये सारा मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है. ये जो आपका कार्टून है ये हम जूम क्लास में करेंगे. उसके बाद है आपके मेजर आउटकम कि अब ये जो मिक्स इकोनॉमी है इसका मेजर आउटकम क्या है. Of the three objectives that were identified in the independent India, discussed in the first three chapters here. The third objective, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में 3 चैलेंज रीड किए थे ना, जो फर्स्ट था वो तो इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, वो फर्स्ट चैप्टर था. सेकंड हमने रीड किया था हमारा जो सेकंड था डेवलपमेंट का, तो ये जो सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो इसमें आया है. Land reform did not take place effectively in most part of the country. Political power remained in the hands of the land owning classes. कि लैंड रिफॉर्म भी हमें करने थे क्योंकि जो हमेशा जो पावर रही थी वो लैंड ओनिंग पीपल के पास ही रही थी. एंड बिग इंडस्ट्रियलिस्ट कंटिन्यूड टू बेनिफिट एंड थ्रीव वाइल पॉवर्टी डिड नॉट रिड्यूस मच. इसीलिए जो पॉवर्टी है वो कम नहीं हो रही थी. द अर्ली इनिशिएटिव is for planned development were at best realizing the goals of economic development of the country and well-being of all its citizens. अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो वेल-बीइंग ऑफ ऑल सिटीजन्स का था, कुछ सिटीजन्स का वेल-बीइंग नहीं करना था हमें. द inability to take significant steps in this direction in the very first stage was to become a political problem. Those who benefited from unequal development soon became politically powerful and made it even more difficult to move in the desired direction. अब जिनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था वो इसके लिए अब रेडी नहीं थे कि अब इस सिस्टम को चेंज किया जाए. फिर नेक्स्ट है फाउंडेशन. In this period of foundation of India, future of economic growth were laid down. Some of the largest development project in India history were undertaken. इसी पीरियड में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे डेवलपमेंट के वो स्टार्ट हो गए थे. लाइक भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुंड डैम इरिगेशन के लिए और पावर जनरेशन के लिए. सम ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक सेक्टर लाइक स्टील प्लांट्स, oil refineries, manufacturing units, defense production were also started in this period. ये आउटकम है कि हमने ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया, यानी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो गया था. नेक्स्ट टॉपिक है लैंड रिफॉर्म. क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट के लिए जैसे हमें डैम और इरिगेशन के सोर्सेज को इम्प्रूव किया था, ऐसे लैंड रिफॉर्म भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे. ड्यूरिंग द प्लानिंग period, the agrarian sector witnessed a serious attempt at land reform to abolish the जमींदारी system and consolidate the lands. जमींदारी सिस्टम को हम अबोलिश करके ही लैंड रिफॉर्म कर सकते थे. उसके बाद है फूड क्राइसिस का आपका टॉपिक बच्चों. ग्रीन रेवोल्यूशन तो आप वैसे भी रीड कर चुके हैं. इससे पहले जो ये लैंड रिफॉर्म के बाद है कि फूड क्राइसिस, इसमें ये रहा फूड क्राइसिस का जो है वो किस तरह से हुआ. द एग्रीकल्चर सिचुएशन वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स इन द 1960s.
60s में आके हमारी जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गया था, क्योंकि हम ऑलरेडी इन 1940s एंड 50s द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन वॉज बेयरली स्टेइंग अबव द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन रेट थी वो बहुत ज़्यादा कम थी किसके कंपैरिजन में, जो हमारी बर्थ रेट थी, यानी पॉपुलेशन हमारी कंट्री में जिस स्पीड से इंक्रीज हो रही थी उस स्पीड से हमारा जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। तो ओबियसली क्या होगा, फूड क्राइसिस क्रिएट होगा। Served droughts occurred in several parts of the country in 1965 and 1967 and it was a famine situation in Bihar. ये भी आपने रीड किया होगा कि 65 से लेकर 67 में बहुत हमारी कंट्री में एक भयानक जो है वो अकाल पड़ा था, और ये बिहार में जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल अकाल की जो सिचुएशन है वो बन गई थी। इसी कारण बच्चों हमारा जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था, जैसे फर्स्ट तो 56 तक चला, सेकंड 61 तक चला और जो थर्ड था वो 66 तक चला, लेकिन जो उसके आगे के जो 67, 68 और 16 वो जो 3-5 ईयर प्लान है वो हमारे 5 ईयर्स के ना चल के 1 ईयर के चले, क्योंकि इस दौरान जो हमारा बच्चों, ये पहले भी मैंने क्लास में आपको बताया था, 61 से लेकर 71 तक का जो डिकेड था हमारी कंट्री के लिए बहुत डेंजरस डिकेड था बच्चों। इस 10 ईयर्स में हमने 2 वॉर्स को फेस किया, चाइना वॉर को और पाकिस्तान वॉर को, और एज वेल एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी हमारी कंट्री में आया, क्योंकि हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री भी इसी दौरान उनकी डेथ हो गई थी। तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी आ गई हमारी कंट्री में और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी भी आ गई 2 वॉर के बाद। जैसे जो पाकिस्तान वॉर है वो 1965 में ही हुई थी, उसके बाद फिर ये 65 में और 66 में फिर ये जो ड्राउट आ गया, तो हमारी कंट्री में इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा एक बार वर्स्ट हो गई थी, जिसके कारण हम 5 ईयर्स प्लान को कंट्री में रन नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन बच्चों आप रीड कर ही चुके हो, तो बहुत कॉमन सा टॉपिक है कि जब ये फूड क्राइसिस क्रिएट हुआ तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पर फोकस किया, जिसमें हाइब्रिड HYV सीड का यूज़ करके और मॉडर्न एग्रीकल्चर टूल्स का यूज़ करके हमने अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया और हमारी जो फूड क्राइसिस था उसको हमने बहुत हद तक दूर भी किया। The government of India accepted a new strategy for agriculture to ensure food sufficiency instead of the earlier policy of giving support to areas and the farmers, which was lagging behind. Now it was decided to put more resources into those areas which already had irrigation. The government offered high-yielding varieties of seeds, fertilizers, pesticides, and better irrigation at highly subsidized prices. This had 2 effects. One was that in many parts there was stark contrast between the poor peasantry and landlords. Second, the Green Revolution also resulted in the rise of the middle peasant section. कि उससे हमें ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें 2 बेनिफिट हुए। एक तो क्या हुआ कि जो पुअर पीजेंट और लैंडलॉर्ड थे उसमें जो कंट्रास्ट था, यानी जो डिफरेंस था वो थोड़ा कम हो गया, और सेकंड जो मिडल पीजेंट जो सेक्शन था वो राइज हो गया, यानी उनका जो डेवलपमेंट हो गया। फिर है वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए थी, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए थी। द वाइट रेवोल्यूशन इन गुजरात, ये है बच्चों वाइट रेवोल्यूशन इन गुजरात वाज स्टार्टेड बाय वगेश कुरियन, हु वाज नोन एज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ही लॉन्च्ड गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, विच फर्दर लॉन्च्ड अमूल। ये जो अमूल के जो प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट है, ये इसके जो फाउंडर थे वो वगेश कुरियन थे। इन्होंने गुजरात में ये जो है मिल्क, उनको ही मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और उन्होंने गुजरात में ये मिल्क की इंक्रीजमेंट के लिए ये जो यूनिट है वो सेटअप किया था। फिर है लेटर डेवलपमेंट। लास्ट जो टॉपिक आ गया आपका लेटर डेवलपमेंट क्या क्या है। द डेवलपमेंट इन इंडिया टूक अ मेजर टर्न फ्रॉम एंड ऑफ द 1960s. दिस पीरियड फ्रॉम 1967 ऑनवर्ड्स विटनेस्ड मैनी न्यू रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस प्राइवेट इंडस्ट्री। 67 के बाद जो प्राइवेट इंडस्ट्री पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। 14 प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। 14 जो प्राइवेट बैंक थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड मैनी प्रो पुअर प्रोग्राम्स
और गवर्नमेंट ने काफ़ी पुअर के लिए जो प्रोग्राम है वो अनाउंस किए। दिस चेंज वर अकोम्पेंड बाय आइडियोलॉजिकल टेक टुवर्ड्स सोशलिस्ट पॉलिटिक्स। ये इसीलिए किया गया था कि जो कंट्री में सोशलिस्ट पॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी के कारण ही किया गया था। दिस सिंथेसाइज जनरेटेड हीटेड डिबेट विद इन द कंट्री अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज एंड आल्सो अमंग द एक्सपर्ट, जिसके कारण कंट्री में एक नई जो डिबेट है वो स्टार्ट हो गई थी। ये बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये कार्टून क्वेश्चन हम जूम क्लास में करेंगे। यहाँ से ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। इस वीडियो के बाद एक बार आप चैप्टर को भी अच्छी तरह रीड करें, लाइनों को अंडरलाइन करते जाइए। जो भी नहीं आपको समझ आ रहा सेंटेंस वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं और जूम क्लास में भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।